देखो पिछले क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को देख चुके थे। ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ जो रिवर्स ऑस्मोसिस था उसका भी कहानी हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग देखे थे सॉल्यूशन, जो 3 टाइप का सॉल्यूशन को पढ़ना है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही हम लोग को डिपेंड है। तो हम लोग को 3 को सॉल्यूशन क्या क्या है, और ये तीनों जो है कभी कभी 1 मार्क्स में हम लोग को डिफाइन करने के लिए दे देता है, परिभाषित करने के लिए दे देता है। क्या है, सबसे पहले आया था आइसोटोनिक, उसके बाद पढ़ना है हाइपरटोनिक और किसको, हाइपोटोनिक। तीनों को तीनों कंसेप्ट है हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर से ही। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये सारा कुछ पहले से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर को भी डिफाइन करने के लिए पूछता है। आइसोटोनिक में बोले थे कि यहाँ पर 2 को सॉल्यूशन दे देगा कंपेयर करने के लिए। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम अगर आ गया तो वैसे सॉल्यूशन को किस नाम से जानते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम लोग का सॉल्यूशन मान के चलो 2 सॉल्यूशन दिया 1 और 2, अगर मान के चलो सॉल्यूशन 1 का और 2 का डिफरेंस रह गया हम लोग को क्या चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो अगर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जैसे 2 सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन में देखना है कि किसका सबसे ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा तो वो वाला सॉल्यूशन को किस नाम से जानेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। तो इसके डेफिनेशन देखो बहुत ही ईजी है, अगर आएगा तो लिख लेना आराम से। द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो वैसे सॉल्यूशन को किस नाम से जानते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से। 2 को कंटेनर बना दिए, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन नंबर 1 बोले, इसका सॉल्यूशन नंबर 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को π2 बोल दिया, इसका कितना बोल दिया, π1, जो कि π1 क्या डिनोट कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन नंबर 1 का। π2 किसको दिखा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2। अगर यदि मान के चलो कंडीशन बोलेगा कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो π1 और π2 क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। ये कहां से आया हम लोग को, थ्योरी से। फिर चले हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग जान गए कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहे, तो हम लोग बोलेंगे द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। तो वही लिखा हुआ है द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये दोनों कंसेप्ट को एक ही फिगर से समझ जाएंगे। जैसे 2 को सॉल्यूशन बना लिए, इस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन नंबर 1, इसको क्या चाहिए, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर को π1 मान लिए, इसको कितना मान लिए, π2। अगर यदि हम लोग को बोल देता है कि π1 है सो ग्रेटर है किससे, π2 से, अगर इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, π1 का। और π1 कौन सॉल्यूशन का बात कर रहा है, सॉल्यूशन नंबर 1 का, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसका इधर से घुमा देंगे तब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपर, इसको क्या बोलेंगे, हाइपो। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया, चलो नोट कर लो। चलो अब हम लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। हम लोग को इतना ही था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या देखे, पहला में देखे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्यों ना हम लोग एक बार एक पेज में लिख लेते हैं ताकि हम लोग को ज्यादा पेज उलटने की जरूरत ना पड़े, फटाक से तुरंत देखेंगे, जितना कुछ अभी तक कंटेंट पढ़े सब कुछ हम लोग को एक ही पेज में आ जाए। तो चलो जैसे जैसे लिखवाते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या देखे थे हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या देखे थे सर, इसमें बोला गया था कि P नोट A माइनस PA लिखो या फिर PS लिखो, और नीचे क्या होता है, P नोट A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। क्या यही चीज होता था। उसके बाद सेकंड में गए तो सेकंड में हम लोग को क्या समझ में आया, हम लोग को था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखे तो सर हम लोग को था यहाँ पर TB माइनस T नोट B इज इक्वल्स टू KB और इनटू में क्या था मोलालिटी। अगर ऐसा लिखना है ऐसा लिखिए सर, या तो फिर हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी।
ऐसा लिख सकते हैं, वही चीज़ हम लोग को होता है। थर्ड में हम लोग देखे थे डिप्रेशन इन या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्प्रेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या देखे थे सर, इसमें था टी नोट एफ माइनस था हम लोग को टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर था के एफ और इनटू में मोलालिटी। फिर वही कहानी, ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो या फिर डेल्टा टी एफ लिखेंगे। फोर्थ था हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या देखे थे सर, इसमें था हम लोग को पाई इज इक्वल्स टू क्या था हम लोग का CRT। कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग देखे थे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। क्या देखे थे, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे बी लिख देंगे, चल जाएगा, समझ जाना, ठीक। इसके लिए देखे थे फर्स्ट में कैसे गए थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो सर वहां पे हम लोग देखे थे, जैसे हम लोग लिखा करते थे यहां पर मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, तो हम लोग को क्या हो जाता था, तो सर यहां पर हो जाता था वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे हम लोग जैसे मोलर वेट जाते थे वो इधर आ जाता था। ऊपर था हम लोग को पी नोट ए और माइनस था हम लोग को पी एस, तो यहाँ पर आ जाएगा पी नोट ए और माइनस में क्या चीज पी एस। उसके बाद सर ये तो मोल होता था यहाँ पर, फिर हम लोग नीचे लिखते थे क्या चीज, हम लोग को मोल फ्रैक्शन था तो दोनों का मोल हम लोग लिखते थे, लेकिन उसमें हम लोग क्या होता था सॉल्यूट को इग्नोर कर देते थे, तो उसमें हम लोग को आ जाता था सर ऊपर हो जाएगा मोलर वेट ऑफ किसका सॉल्वेंट और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्लियर हो गया। अब नीचे जो हम लोग को था पी नोट ए वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर पी नोट ए। जिसको नहीं आता होगा ध्यान पूर्वक ये सब देख लेना, क्लियर है। सेकेंड नंबर में देखे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। इतना भी क्या जल्दी है भाई मिटने का। इसमें हम लोग चले थे तो लिखे थे मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता था मोलैलिटी के इक्वल। तो मोलैलिटी में जाएंगे तो अभी भी हम लोग को हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे के बी इंटू, जैसे हम लोग को मोल रहता था मोल में ऊपर अभी क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट यहाँ आ गया। उसके बाद सर मोलैलिटी में जाते थे नीचे आता था वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे आ जाएगा सर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में नहीं लिखना है ग्राम में लिखना है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा, क्लियर है। और जो यहाँ पे होता था डेल्टा टीबी वो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब डेल्टा टीबी की जगह में लिख सकते हो क्या चीज टीबी माइनस टी नोट बी, तो उतना नहीं लिख रहे हैं, उतना समझदार हो। फिर हम लोग थर्ड में चले गए थे तो यहाँ पर था हम लोग को मोलर वेट सारा कुछ सेम ही था, बस यहाँ पे केबी की जगह में क्या हो जाएगा के एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिखते हैं सर के एफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू हो जाएगा यहाँ पर 1000 और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट और इंटू हो जाएगा डेल्टा टीबी की जगह में हो जाएगा टी एफ और टी एफ में क्या हो जाएगा नोट माइनस होगा हम लोग को टी एफ। और यहाँ पर पहले कौन होता था सॉल्यूशन वाला, तब माइनस क्या होता था प्योर वाला। तो इसमें गलती मत करना, अधिकांश समझने तो गलती करके आ जाता है। फोर्थ में चलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर जैसे हम लोग जाते हैं मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या होता था सर हम लोग का आता था CRT, आर भी आ जाएगा टी भी आ जाएगा, लेकिन जो सी था मोलैरिटी उसमें हम लोग क्या लिखते थे वेट तो रहेगा ही यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे मोलर वेट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सर नीचे तो वॉल्यूम तो रह जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में आ जाएगा क्या चाहिए 1000, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अक्सर हम लोग को ml में दिया रहता है। तो ये तो हम लोग को क्या चाहिए सी और इधर हम लोग का आ जाएगा आर इंटू टी और यहाँ पर जो पाई था कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये था हम लोग को पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लगभग हम लोग 3 से 4 लेक्चर्स में कवर किए थे। उसका जो समरी है समरी इतना ही है। जिसका फॉर्मूला नहीं याद है उम्मीद मत रखो कि उससे सवाल बन पाएगा। कंसेप्ट हम एक एक चीज़ समझाने की पूरा प्रयास किए हैं कि कौन क्या होता है या फिर रिलेशन कैसे आया है। लेकिन अब एक फॉर्मेट को हमेशा एक पेज में रख लेना, जैसे घर में भी जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर चिपका देना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। 5 नंबर का सवाल पूछेगा तो यही सबसे पूछेगा। अब हम लोग को क्या होगा कि ये सब जितना भी पढ़े हैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। हुआ क्या था कि जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल
पे डिपेंड करता है। मतलब हम लोग को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कि मतलब वहाँ पे कितने पार्टिकल्स मौजूद है। तो दो कहानी होता है। अच्छा चलो उसको बताने से पहले इसको लिख लो, उसके बाद कहानी बताते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा। देखो कभी अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दिया है तो ऑब्जेक्टिव में फंसना नहीं है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है। सब्जेक्टिव तो हम लोग बना लेते हैं, किसी ना किसी तरह से हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आता है दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो एक बार यहाँ से भी सवाल पूछने की चांसेस है। अब किस प्रकार का सवाल पूछ सकता है इसको थोड़ा सा देख लो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात है कि सर हम लोग जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था ये सर कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है कि नहीं है? क्योंकि सर आपने बताया था, क्या बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट की पार्टिकल अगर ज़्यादा मिलेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर ये कम रहेगा तो इसका वैल्यू भी क्या रहेगा? कम। अगर ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं तो एक रिलेशन यहाँ से पूछता है जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाने के चांस, ये तो याद ही रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख लेना सर 2023 में 22 में कभी तो पूछा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सवाल पूछता है वहाँ से एक नंबर। उसके बाद देखो यहाँ से सवाल पूछता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा? डायरेक्टली, इनवर्सली या फिर किस प्रकार से? सवाल फिर से सुनो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास पे किस प्रकार से डिपेंड करता है? डायरेक्टली, इनवर्सली? तीनों को ऑप्शन में देंगे, तीन को ऑप्शन की डायरेक्टली, एक हो जाएगा इनवर्सली और एक हो जाएगा नन। ना समझा? का तुम लोग यार। अच्छा इसके बारे में जानते हो ना, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में जानते हो ना? हाँ सर ये तो दिख जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हो? इतना पटकेंगे, इतना पटकेंगे। इनवर्सली होगा। अरे बुद्धू साहब यूँ देख लो ना रे, अरे यहाँ भी देखो, का तुम लोग हो यार। यहाँ पर भी देखो डेल्टा टीएफ को ही तो हम लोग बोलते थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना बोलते थे? डेल्टा टीवी को ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या पाई को नहीं बोलते थे? गजब हो यार, कैसा प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो इसका मतलब सर अगर हम लोग को पूछा जाएगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या कभी कंफ्यूज होगा? अगर ये बात समझ गए हो साफ साफ बता दो तो कि अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अब इसको बताना है कि मोलर वेट पे जो सॉल्यूट है उस पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा? डायरेक्टली, इनवर्सली? क्वेश्चन फिर से समझ लो आराम आराम से। नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मतलब डिपेंड तो करेगा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो बताओ कि वो किस तरह से हम लोग को डिपेंड करेगा? डायरेक्टली कि इनवर्सली? कुछ का कहना है डायरेक्टली, कुछ का कहना है इनवर्सली। अब हम भी यहाँ इलेक्शन लड़े, बताओ। अरे यार निर्दलीय फिर हमें उठना पड़ेगा। अभी अभी जब बोले यहाँ से समझो ना रे, तुम लोग थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाता। बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब सर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो अभी अभी जब बतिया ये वाला बोल दिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? घटेगा। अरे इसको बढ़ाओगे तो ये नहीं बढ़ेगा का? अरे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा कि नहीं घटेगा? बतिया तो वही हो गया यार। तो इसी तरह से कहीं घुमा क्वेश्चन पूछ दिया तो सब घूम जाएगा सीधा। इसलिए इसको लिख लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट का। हालांकि पूछेगा नहीं, इतना भी टफ नहीं कर देगा, लेकिन फिर भी लिख लो। चलो अब जितना टाइम तक अभी तक समझे हो थोड़ा थोड़ा आराम टाइप से हल्का लगा हुआ होगा। अब थोड़ा सा प्रेशर डालने जा रहे हैं, जैसे तब से पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब थोड़ा सा दिमाग का प्रेशर भी देख ही लो क्या होने वाला है। हालांकि कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन अचानक से पढ़ने जा रहे हैं तो लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया।
थोड़ा सा समझना है ये बात को कि जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कभी कभी सही होगा, कभी कभी गलत हो जाएगा। गलत तो उस कंडीशन पे होगा जब हमें बात किया जाएगा एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले समझो, क्लास 11th में भी बताए थे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नहीं जानते हो फिर से समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट वैसे कंपोनेंट को या फिर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो डिसोसिएट हो जाता है। क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। मतलब सर ये आयंस में डेवलप कर जाता है। किस में डेवलप हो जाता है? आयंस। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे NaCl की बात करें तो ये हम लोग डिसोसिएट होकर के सॉल्यूशन में जैसे डिसॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ये Na+ और क्या हो जाएगा? Cl-। अब देखो होता क्या है, अभी सर आपने यही बताया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अरे पूरा लिखना ही पड़ेगा, बहुत जोर लगता है लिखने में। अभी सर आपने यही बताया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? सॉल्यूट पार्टिकल। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफाइन भी वही किए थे कि सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब सर अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या में अगर बढ़ोतरी या फिर घटोती होगा तो उसके वजह से भी हम लोग को क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी इफेक्ट डालेगा। अब देखो होता क्या है, अभी हम लोग मिला रहे थे सॉल्यूशन में, वो किसको मिला रहे थे? NaCl को। जैसे एक सॉल्यूशन बना रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन के लिए ही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे थे। सर इसमें हम लोग डाले NaCl। क्या डाले? NaCl। हम लोग को काउंट करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में किसको? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब कुल मिला के सर पार्टिकल्स की संख्या को काउंट करना है। अभी डाल रहे थे कितने पार्टिकल? एक। मान के चलो कितने, अरे दो कहाँ दिख रहा है यार, एक तो डालिए रहे नमक। अरे बात को समझ रहे हो? तो अगर मान के चलो एक हम लोग सोच रहे थे कि जब यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग बनाए, हाँ सर ठीक है, सॉल्यूशन जब बनाए, सॉल्यूशन बनाने के दौरान देखो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होगा, लेकिन अभी एक एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं कि डाल रहे थे एक नमक का मॉलिक्यूल, एक नमक हम लोग डाले तो यहाँ से समझ में आया सर कि सॉल्यूट के पार्टिकल कितना आया? एक। लेकिन कहानी ये बदल जाता है। कहानी ये बदल जाता है जैसे इसको डिसॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्वेंट में, ये जाकर के टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूट जाने का मतलब ये जाकर के सर डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि Na+ और Cl- बदल जाता है। क्या यहाँ पे दो चीज बन गया कि नहीं बन गया? डाल रहे थे कितना? एगो, और बन कितना गया? 2 गो। अब बताओ यहाँ पर हम लोग उसको जो मान के चल रहे थे वो कितना एज्यूम करके चल रहे थे? 1। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन पता चला सर वहाँ पे हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल पे वो डिपेंड करता है, हम लोग ले रहे थे 1 और वहाँ पे मिला कितना? तो इसका मतलब तो गलत हो ही जाएगा। अरे गलत होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पे पता चला कि जो हम लोग ले चल रहे थे और हम लोग मान रहे थे कि वहाँ पे एक सॉल्यूट पार्टिकल होगा, पता चल रहा है वो डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट होने के बाद कहानी चेंज कर दिया। अब कहानी चेंज कर गया, अब मान के चलो तुम 2 लिखोगे और 4 लिखोगे, क्या आंसर में अंतर नहीं है? का बिल्कुल अंतर है, बहुत अंतर है। तो इसलिए पता चला कि यहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। क्या होने लगा? लड़ाई। अरे ये लड़ाई कहाँ से हुआ समझो। हम लोग जानते हैं 2 तरह का चीज होता है। एक तो होता है सर हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा। और एक होता है थियोरिटिकल डाटा। अभी हम लोग किसके अनुसार चल रहे थे? क्या एक्सपेरिमेंटल? नहीं, किसके अनुसार जा रहे थे? थियोरिटिकल। थियोरिटिकल के बेस पे हम लोग को बहुत सारा स्टेटमेंट दिया, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना सीख चुके थे। लेकिन हुआ क्या कि बहुत जगह ऐसा होने लगा कि कोई इधर से हम लोग को लैब में काम कर रहा था, काम करने के बाद इधर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल रहा था। अब इधर से वैल्यू निकाला, मान के चलो 2। कितना निकाला? 2। और इधर से हम लोग निकाल रहे थे 4। कितना निकाले? 4। अब तो लड़ाई हो ही जाना है, संभव है ये होना। तो देखो अब इधर थियोरिटिकल गया, अब वो लड़ रहा है कितना लेकर के? 4। ये एक्सपेरिमेंटल गया, कितना आया? 2। अब दोनों के बीच में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है। अब लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो यहाँ से हम लोग को समझ में ये आना है, जैसे कि जो थ्योरी वाला जो दिया था, जो कंसेप्ट दिया था, उन लोग से फिर क्वेश्चंस अराइज होना स्टार्ट हो गया कि मान के चलिए आपने तो यहाँ पे दे दिया थियोरिटिकल वाला डाटा कि इस प्रकार से मेथड से जाना है, हम लोग को निकल जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल जाते हैं तो वैल्यू क्या सेम मिलता है? नहीं। अगर सेम नहीं मिलता तो आपका इसका मतलब थ्योरी क्या हो गया? गलत। तो अगर आपका थ्योरी गलत हो गया तो आपका वाला क्या हम पालन करेंगे? तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगा। साइंटिस्ट लोग फिर जाकर पगला गया। एक तो मुश्किल से सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल भी रहा था, वो भी जाकर के क्या साबित हो गया? गलत।
अब लड़ाई झगड़ा हो गया, अब टेंशन हो गया, पूरे यूनिवर्स के साइंटिस्ट फिर भीड़ गए इसके ऊपर कि आखिर क्या वजह है जो इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। पूरा रिसर्च किया, कोई इसका सॉल्यूशन दे ही नहीं पाया। तो एक वो साइंटिस्ट फिर पैदा लिया, उसका नाम था वान हॉप। क्या नाम था? वान हॉप। इसको हम लोग बोलते हैं वान हॉप। क्या बोलते हैं? वान हॉप। अरे अब राजू, कृष्णा ये सब थोड़ी रह सकता है, अभी विदेश वाला है तो इसलिए नाम रहेगा। तो इसका नाम क्या था? वान हॉप। तो ये साइंटिस्ट आया और ये सीधा बोल दिया, फिक्र नहीं करो, जो थ्योरी वाला था उसको जाकर के दबाव ना बनाओ। बेचारा कम से कम एफर्ट तो लगाया, कुछ तो वैल्यू बताया। आप सीधा जाके बोल दे रहे इसका थ्योरी गलत है। अरे भाई गलत नहीं है, वो थोड़ा सा सोचने में उसका क्या हो गया, उतना दिमाग नहीं चल पाया, वो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको दिमाग ये नहीं चला था कि अरे यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जाने पर क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। इसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए ये जो वांस ऑफ फैक्टर आया था, ये कुछ नहीं, एक आई दे दिया। जो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना आयोटा, वैसा ही एक हम लोग आयोटा के रूप में दिखाएंगे जिसको हम लोग आई बोलेंगे नॉर्मली। इसका वैल्यू कौन दे दिया? वांट ऑफ फैक्टर। और ये बोला कुछ दिक्कत नहीं है, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, बस मेरा एक चीज जो हम दे रहे हैं, एक जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? अरे क्या बोलोगे उसका? वरदान बोलो चाहे जो भी बोलो। तो ये आया और सीधा बोल दिया कि कोई टेंशन नहीं, मेरा जो कंसेप्ट है ये सिर्फ जाओ और उसमें अप्लाई कर दो। कहने का मतलब जो अभी तक हम लोग लगा रहे थे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता था केबी और इनटू में मोलालिटी, ठीक है ये मतलब जवाब। इधर से जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल निकालते थे, इधर किससे निकालते थे? थ्योरेटिकल। ये दोनों करेक्शन हम लोग को हो जा रहा था, मतलब यहाँ पे जाने के बाद पूरा फॉलो नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज जाकर के खाली इनटू कर दो, किसको? आई को। इसका मतलब सर अगर हम लोग चल रहे थे यहाँ पर पी नोट ए माइनस यहाँ पर पी एस और नीचे चल गया क्या चीज? पी नोट ए, और इसमें चल रहे थे हम लोग एक्स बी, ये भी सही जवाब नहीं दे रहा था। ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये तो मेजर करके तो सही आएगा, लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग कहाँ जा रहे थे? थ्योरेटिकल। और यहाँ पे जा रहे थे, सही आंसर नहीं आया, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंटू किससे कर दो? आई से। मतलब जितना भी अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं सब में क्या लगाना पड़ेगा? आई। अब सबसे पहले समझना है कि आखिर ये आई होता क्या है, या फिर ये आई किस किस बात पे डिपेंड करेगा, या फिर आई का अगर मल्टीप्लाई करें, सिर्फ आई ऐसे ही मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसी को निकालने के लिए हम लोग को दो कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एक होता है डिसोसिएशन का कहानी। क्या होगा? डिसोसिएशन। जैसे अभी तो समझ में आ गया था नमक वाला कि कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि सर ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो हम लोग ले रहे थे एगो और मिल कितना रहा था? 2 गो। मतलब हम लोग अगर 2 गो लेते तो यहाँ पे मिलता कितना? 4। मतलब यहाँ पे हम लोग सही वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड का ले सकते हैं। एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, ये दो में से किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड को जब हम लोग करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट रह जाता है बेंजीन। क्या रह जाता है? सॉल्वेंट बेंजीन। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, इसका लेते हैं 2 गो। कितना ले रहे हैं अभी? 2 गो। अभी अगर बोलेंगे बता सॉल्यूट पार्टिकल कितना है? 2 गो बोलोगे, लेकिन हम लोग मान रहे थे 2 गो। जैसे ये सॉल्यूशन बनाता है, ये 2 गो 1 बन जाता है। ये 2 कितना बन जाता है? 1। ये जाकर के डैमराइज हो जाता है। डैमराइज करने का मतलब एक दूसरे में ऐसा स्ट्रक्चर्स बना लेता है कि जो 2 गो अलग अलग स्ट्रक्चर्स था वो जाकर के एक ही कंबाइन हो गया। कहने का मतलब ये जो CH3COOH था, इसको स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे? CH3C डबल बॉन्ड O और इधर से OH, ऐसा बनाओगे। इधर से फिर आ जाएगा HOC डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार से जाकर के इन लोग बॉन्ड बना लेता है। और जो हम लोग सोच रहे थे एक मतलब 2 गो स्ट्रक्चर्स, 2 गो सॉलिड पार्टिकल जाकर के इस प्रकार का एक मॉलिक्यूल बना देता है डैमराइज करके। तो यहाँ पे सिर्फ हुआ कितना? 1। और ले कितना रहे थे? 2। अब हम लोग जो जा करके वैल्यू पुट कर रहे थे सॉल्यूट के जगह में 2 गो, अभी हम लोग को पुट करना है कितना? 1 गो। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल वाले गए तो 1 के वैल्यू के अनुसार आया, तो इसका आंसर कुछ और आएगा। और हम लोग 2 बिठा रहे तो इसका आंसर कुछ और आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को समझ में आया। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। एसोसिएशन कहने मतलब आपस में जुड़ना। आपस में क्या करना? जुड़ना। जैसे यहाँ पे 2 गो था, 2 गो जुड़ करके कितना बना दिया? 1 गो। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब टूटना। यहाँ पर ले रहे थे 1 गो और टूट करके कितना बन जा रहा था? 2 गो। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है कि कौन कौन हम लोग को कहानी है जो जाकर के एसोसिएट करेगा और कौन कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो जाकर के डिसोसिएट करेगा। तो हम लोग को
99.9% देखेंगे, या फिर इसको और अगर बढ़ाना चाहे तो 99.99999% जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को रहेगा डिसोसिएशन का कहानी। किसका पढ़ना है? डिसोसिएशन का। एसोसिएशन जो होता है हम लोग को, वो एसोसिएशन का पढ़ना नहीं होता है। कोई दिक्कत? लेकिन एक तो समझना है ना कि एसोसिएशन पे भी डिपेंड करता है और डिसोसिएशन में भी। एसोसिएशन का कहानी होता है जब एसिटिक एसिड इस सबको जब बेंजीन सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये आपस में जाकर के क्या करता है? डायमराइज हो जाता है। डायमराइज होने के बाद हम लोग को क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो वहाँ से भी देखे कि जो सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा था वो जाकर के यहाँ पे उल्लंघन हो गया। हम लोग ले रहे थे 2 गो और हो जा रहा था कितना? 1 गो। तो हम लोग अभी भी पुट कितना कर रहे थे? 2, और 2 पुट कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा? गलत निकलेगा। तो हम लोग अब समझेंगे कि आई का वैल्यू, कि आई किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। 2 बात पे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का कैसे कंडीशन होगा, आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन के केस में कैसे आई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं करेक्शन करके कि जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखे हो, क्या अब होमवर्क के तौर पर अगर देंगे तो क्या वो लिख लोगे? कहने का मतलब अब अगर हम लोग लिखने जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, किसको लिखने जाएंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले यहां पे लिखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक तरीका बता दे रहे हैं, उसको पूरा अभी लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? इसका फॉर्मूला जानते थे, पी नोट ए माइनस होता था पी एस, और यहाँ पे होता था पी नोट ए इज इक्वल टू होता था क्या चीज? एक्स बी। उसमें पहले लगा दो क्या चीज? आई, और इंटू क्या कर दो? एक्स बी। जैसे इसका फॉर्मूला बनाए उसी प्रकार से सभी में खाली क्या करो? आई आई ऐड करो, तुरंत करो तो फटाक से भी। नहीं नहीं उसी में नहीं, अभी अभी जस्ट ये हम लोग को एक्चुअल फॉर्मूला, इससे कभी भी गलत होगा नहीं, और जो पढ़े उसमें गलत ही जाएगा।